Welcome students. Let me tell you one thing कि ये जो लेक्चर है, this lecture is going to be of prime importance for you people because soon after completing your course, you people will be applying here and there for jobs. ठीक है, या even in the due course of your program, आपके लिए campuses आएंगे and you will be applying for the interviews in campus as well. ठीक है, तो चाहे हम बात करें कैंपस इंटरव्यूज़ की या फिर हम बात करें आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ की या किसी और तरीके से, तो जब भी आप किसी एक कंपनी को अप्रोच करोगे फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग जॉब या फिर फर्दर लाइक एकेडमिक पर्पस से भी जब आप कुछ हायर डिग्रीज के लिए अप्लाई करने जाएंगे, तो वन थिंग फॉर श्योर आपको ज़रूरत होगी एक रिज्यूमे की या एक सीवी की। तो आज के इस कम्युनिकेशन स्किल्स के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा एजेंडा है आज के इस लेक्चर का, वो है रिज्यूमे डेवलपमेंट। लाइक रिज्यूमे की अगर मैं बात करता हूँ, रिज्यूम बोलूँ या सीवी बोलूँ या बहुत एक कॉमन सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो एक टर्म यूज़ किया जाता है बायोडेटा। तो अब ये बायोडेटा, रिज्यूमे या सीवी, जिस भी नाम से आप इसको संबोधित करना चाहते हैं, जिस भी नाम से आप इसको एड्रेस करते हैं, वन थिंग इज क्वाइट कॉमन बिटवीन द थ्री। वो यह है कि ये ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपका रिफ्लेक्शन होता है। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर, ठीक है, एंड व्हाट यू हैव टू ऑफर। तो अगर मैं एक एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो एक एम्प्लॉयर को आप क्या दे सकते हैं, आपके क्या स्किल, आपकी क्या कॉम्पिटेंसीज जो है वो एम्प्लॉयर के काम आ सकती है। एज लाइक सम स्कॉलर अगर मैं बात करता हूं, अगर आप एक स्कॉलर हैं और आप किसी यूनिवर्सिटी को या किसी लाइक रिसर्च इंस्टीट्यूट को अप्रोच करते हो इन ऑर्डर टू गेट सम इंटर्नशिप या कुछ रिसर्च वर्क की अगर मैं बात करता हूँ, तो फॉर दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका एरिया ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट आपके क्या है और किस तरह से आप एकेडमिकली एक्सेल करना चाहते हैं, क्या कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च फर्म को या उस एकेडमिक इंस्टीट्यूट को, ये सारी चीज़ें समहाउ all those things are included in your resume और CV, और आपके बिहार पे ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करता है आपका रिज्यूमे। ठीक है, नाउ वन बाय वन हम अलग अलग चीज़ें रिज्यूमे और CV से रिलेटेड यहाँ पे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला एक क्वेश्चन माइंड में आता है वो यह है कि वेदर आई शुड यूज दी वर्ड रिज्यूमे और सीवी, ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है या दोनों एक ही होते हैं। ऐसा बहुत सारे लाइक डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाइक जो सबसे बेसिक होता है बायोडेटा। जैसा कि नाम से क्लियर है, बायोडेटा, बायो मीन्स ह्यूमन बीइंग, तो किसी भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कुछ डेटा की अगर मैं बात करता हूँ, कुछ रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, तो आपसे रिलेटेड कुछ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर मैं वो लिस्ट कर लेता हूँ किसी एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, तो वो बायोडेटा कहलाएगा। से फॉर एग्जांपल योर नेम, योर डेमोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, योर सिटी ऑफ रेसिडेंस, प्लस और भी जो दूसरे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर हाइट, वेट, योर लाइक आई साइट एंड अदर थिंग्स, तो वो बायोडेटा। बायोडेटा की अगर मैं बात करता हूँ, यूजुअली आप देखते हो जब मैट्रिमोनियल पर्पसेस से बात आती है या फिर किस तरह का कोई फिजिकल या मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होना हो, तो वहाँ पर ये बायोडेटा थोड़ा सा एक यूजफुल या वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कॉम्पैक्ट और शॉर्ट।
ठीक है। कुछ पर्सनल आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है वो बायोडाटा कहलाएगा। और बायोडाटा यूजुअली जैसे मैंने कहा कि मैट्रिमोनियल पर्पसेस से या उस तरीके से यूज़ किया जाता है। जब मैं प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में बात करता हूँ, जब मैं कॉर्पोरेट्स में बात करता हूँ, जब मैं एकेडमिक्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पर इन एरियाज में, ठीक है, इन फील्ड्स के अंदर यूजुअली जो डॉक्यूमेंट वो आपका पर्पस सॉल्व करेगा वो या तो रिज्यूमे होगा या सीवी होगा। ठीक है। रिज्यूमे शॉर्ट फॉर्म में होता है, प्रिसाइज फॉर्म में होता है। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पर्सनल प्लस प्रोफेशनल दोनों डोमेन कवर करेगी। तो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट से जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं टू द कंसर्न पर्सन, ठीक है, और जिस पर्पस से आप करना चाहते हैं, सब्जेक्ट टू दैट वो वहाँ पर आप फर्दर चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो रिज्यूमे बेसिकली एक ऐसा शॉर्ट और कॉम्पैक्ट प्रिसाइज डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। वेरी जब मैं सीवी की बात करता हूँ, सीवी कैरिकुलम विटे, इट इज एन एक्सटेंडेड और एलॉबरेटेड वर्जन ऑफ योर रिज्यूमे। रिज्यूमे जैसे मैं बोला शॉर्ट और कॉम्पैक्ट होता है। मैक्सिमम जब मैं लेंथ की बात करता हूँ तो अराउंड 1.5 to 2 पेजेस के विद इन आपका जो है रिज्यूमे होता है। लेकिन जब मैं सीवी की बात करता हूँ तो वो लेंथी हो सकता है। इट में गो टू पेजेस, इवन 10 पेजेस, 15 पेजेस, उतने भी बड़े बड़े सीवीज जो है आपको देखने को मिलेगा। जब आप बड़े बड़े रिसर्चर्स के, स्कॉलर्स के जब आप सीवीज देखेंगे तो वहाँ पर यू विल सी के लाइक हंड्रेड्स ऑफ पेजेस के भी सीरीज होते हैं। वो पूरा एक डॉक्यूमेंटेड बंच फॉर्म में होता है। तो ये तो बात हुई अबाउट कि ये क्या है, लाइक रिज्यूमे, सीवी, बायोडाटा क्या होता है। इसके बारे में एक ओवरव्यू, एक अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने अभी यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब देखते हैं कि हमारे की कंसिडरेशंस क्या होते हैं। जब मैं बात करता हूँ इन डॉक्यूमेंट्स की, तो इन डॉक्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में की कंसिडरेशंस क्या है। पहला है फोकस। अगर मैं फोकस की बात करता हूँ तो जो आपके सीवी है या रिज्यूम है वो किसको हाईलाइट करेंगे, वहाँ पर आपका फोकस होता है आपके प्रोफेशनल स्किल्स और आपके करियर एडवांसमेंट्स के ऊपर। ठीक है। तो रिज्यूम है यूजुअली वो फोकस करता है आपके प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर। और जब मैं सीवी की बात करता हूँ तो करियर एडवांसमेंट, करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे डालते हैं। ठीक है। लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ तो लेंथ को लेकर कितनी लेंथ होनी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन बहुत कॉमन रहता है कि मैं अगर रिज्यूमे बनाता हूँ तो कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने पेज का मेरा रिज्यूम होना चाहिए। ठीक है। पेज इज नॉट ए यू कैन से वो कोई एक पैरामीटर नहीं होता। आप लेंथ से असेस नहीं कर सकते द क्वालिटी ऑफ रिज्यूमे या सीवी। बेसिकली जो उसका कंटेंट है वो ज़्यादा मैटर करता है। इम्पैक्ट आता है आपके जो आपने हेड्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, जो हेडिंग्स आप यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, उससे इम्पैक्ट जाता है, ना कि लेंथ से। ठीक है। तो लेंथ इज ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अभी मैंने कहा था कि रिज्यूमे की मैं बात करूँ तो उसकी लेंथ अप टू 2 पेजेस होती है और सीवी जो है वो आपकी मच लॉन्गर देन रिज्यूमे, वो ज़्यादा लेंथ के हो सकते हैं। वर्क डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं, वर्क डिटेल्स आपको किस तरह से शेयर करनी होती है। यूजुअली जो डॉक्यूमेंट आप यूज़ करते हो फॉर अप्लाइंग जॉब एंड ऑल, तो अगर आप एक फ्रेशर हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको कोई प्रायर एक्सपोजर किसी चीज़ का नहीं है, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वो हेड नहीं भी रखते हैं तो इट विल डू। ठीक है। तो कोई नेसेसरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना है। इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो आप वहाँ पे स्पेसिफिकली या तो मेंशन कर सकते हैं या फिर अगर आप उसको अवॉइड भी कर देते हैं, आप स्किप भी कर देते हैं उस साइड को, तो इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन इफ यू आर एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस कैसे मेंशन किया जाना चाहिए। एक जो कंसिडरेशन आपको रखना है वो यह है कि जब भी आप वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे तो आप रिसेंट जो आपका वर्क है उसको सबसे पहले रखेंगे। ठीक है। तो रिसेंटली या एट प्रेजेंट जो आप वर्क कर रहे हैं आपको वहां से शुरू करना है एंड देन फिर आपको बैकवर्ड्स जाना है। ठीक है, कि अभी जो कर रहे हैं करंट से लेके तो आपका जो
लास्ट था, लास्ट से फिर उसके जो प्रीवियस आपने किया हुआ है वो सारे आपको उस तरह से रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर में आपको पुटअप करनी है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड होगी वो कैसी होगी, एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो भी सबसे रिसेंट आप कर रहे हैं या आपने किया है वो अपफ्रंट आपको पुट करना है, और उसके बाद आपके जो पुराने उसको भी उसी ऑर्डर में लाइक रिवर्स जाते हुए। तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अपना वर्क एक्सपीरियंस पुटअप करेंगे। जब भी हम वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे तो आप वहां पर ये भी बताएंगे कि आपने क्या डेजिग्नेशन होल्ड किया है और आपका वर्क ड्यूरेशन कितना रहा। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस को हम कैसे शो करेंगे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपने कहाँ पर वर्क किया हुआ है, क्या आपने डेजिग्नेशन होल्ड किया है, क्या आपने वहां पर कितने ड्यूरेशन तक किया है। ठीक है, तो आप चाहे तो उसको उसमें भी पुटअप कर सकते हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ब्रैकेट में आप लिख दें ड्यूरेशन फ्रॉम ईयर इतना टू इतना। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या आपने डेजिग्नेशन होल्ड किए, और इसमें आप साथ में चाहें तो आप कुछ अपने लाइक रोल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने वहाँ पे होल्ड किए या परफॉर्म किए ड्यूरिंग दैट जॉब, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस की एक्टिविटीज परफॉर्म, तो उस तरह से आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आपका रोल क्या था। तो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में वैसे तो आपका जस्ट टेलीफोन नंबर जो आपका जिसको बोलते हैं ना एक्टिव आपका मोबाइल नंबर, करंट में जो है आप एक्टिव मोबाइल नंबर अपना देते हो, और एक आपकी वर्किंग ईमेल आईडी जिसको आप रेगुलरली चेक करते हो। तो सिर्फ आपका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, उससे भी काम हो जाता है। आप अपना एड्रेस भी उसमें चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस में भी देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। इफ यू हैव योर ओन रेसिडेंस तो वहाँ पर आप रेसिडेंशियल एड्रेस मेंशन करेंगे, और इफ दैट इज नॉट देयर और देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस और एक होता है एड्रेस ऑफ रेसिडेंस। तो एट प्रेजेंट जहाँ पे आप रिसाइड कर रहे हैं, लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम सम अदर एरियाज, आप इमिग्रेट होके किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरी सिटी में आते हैं फॉर जॉब और अदर पर्पस, तो वहाँ पर आपको जो करंट आपका लोकेशन होता है वो देना होता है। तो आप चाहें तो उसको उस वे में भी पुटअप कर सकते हैं, बट अगर आप वो नहीं भी रखें तो उससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। हाँ, बस ये जरूर है कि जो भी एम्प्लॉयर है वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके, तो उस पर्पस से आपको अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर और आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो आपको शेयर करने की जरूरत होती है। साथ में आप एड्रेस भी शेयर कर सकते हैं। देन स्किल्स, जो भी स्किल्स को कैसे आपको लिखना है, आप चाहें तो अलग से, जैसे ही आप अपना रिज्यूमे, अभी हमें फॉर्मेट पे भी आएंगे, तो उस फॉर्मेट में अलग से आप मेंशन कर सकते हैं की स्किल्स या स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। जो भी आपका एक्सपर्टीज है, जो भी आपकी की स्किल्स हैं, आप उनको हाईलाइट करके लिख सकते हैं, अलग से मेंशन कर सकते हैं। कुछ बुलेट्स लगा के आप उसको बुलेट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। तो की स्किल्स विद हाईएस्ट एक्सपर्टीज, जिसपे भी आपका कमांड अच्छा हो, जिन भी स्किल्स को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो ऐसी स्किल्स आपको मेंशन करनी है, या ऐसे वहाँ पर आपको पॉइंट्स मेंशन करना है जिनको लेकर आप कॉन्फिडेंट भी हो। ठीक है, प्लस अगर किसी तरह से वहाँ पे क्वेरीज आती हैं तो यू मस्ट बी इन अ पोजीशन कि आप उनको एक जस्टिफाइड मैनर में आंसर भी कर पाएं। ठीक है, अदरवाइज कई लोग होते हैं जस्ट वो इधर उधर से देख के और कुछ अच्छे एडजेक्टिव या एडवर्ब निकाल के और वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा फ्लैशी आपको वर्ड्स भी यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है। आप सिंपल रखें, जितना एक कॉमन मैन की लैंग्वेज आप वहाँ पे यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। तो आप स्किल्स मेंशन करें, कोई बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव वर्ड्स भी या वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो कोई बहुत ज़्यादा आपको फैंसी वर्ड्स भी वहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वर्ड्स यूज़ करें। और जो भी आप पॉइंट्स मेंशन करते हैं, जो भी आप स्किल्स मेंशन करते हैं, आप उसको बैकअप कर सके, वो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। लाइक अगर मैं कोई स्किल लिखता हूँ, लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि से
आई एम फ्रॉम टेक्निकल साइड और मैं आईटी को बिलोंग करता हूँ, और मैं वहाँ पे कुछ मेंशन अगर लिखता हूँ, मैं स्किल सेट में लिख रहा हूँ मेरा कि आई एम हैविंग लाइक एक्सपर्टीज इन मीन स्टेक या ऐसा कुछ, अगर मैं उस पर लिख देता हूँ, मैं कोई लैंग्वेज वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दैट आई एम हैविंग लैंग्वेज एक्सपर्टीज ऑन लैंग्वेज कॉल्ड जावा या पाइथन या व्हाटएवर जो भी है। तो अगर मैं उस तरह से कुछ स्किल्स वहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, तो कुछ एडेड सर्टिफिकेशन अगर मेरे पास है जिससे कि मैं उसको बैकअप कर सकूँ, तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो या तो उस वे में, या फिर कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली उसका नॉलेज इतना आपको होना चाहिए कि वो आप उसको जस्टिफाई कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यूसेज, कहाँ पे यूज़ होता है। तो अभी जैसे मैंने पहले भी कहा था, बायोडेटा जो है आपका मैट्रिमोनियल और बाकी लाइक डेली जो आपके इंटरेक्शंस होते हैं वहाँ पर कहीं आप उसको यूज़ करते हो, पर्सनल रिलेशंस के अंदर आप उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप रिज्यूमे की बात करोगे, प्रोफेशनली आप उसको यूज़ करोगे, जॉब एप्लीकेशन के पर्पज से यूज़ करेंगे, आप एकेडमिक पर्पज से यूज़ करेंगे। फिर बात आती है एक स्ट्रक्चर की। तो क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कंपोनेंट्स, क्या इन्फॉर्मेशन आपको उसमें रखनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन किस ऑर्डर में रखनी है। तो नॉट नेसेसरी, ये वैसे तो एक आप चाहो तो बहुत सारे प्रोफेशनल रिज्यूमे के आपको फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे, आपके जो फील्ड है, फील्ड स्पेसिफिक भी आपको फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। बट वो जो फॉर्मेट्स है वो एक आइडिया होता है, वो एक ब्लूप्रिंट है। नॉट नेसेसरी कि आपको उसको एज इट इज अडॉप्ट करना है या उसका एज इट इज आपको जिसको बोलते हैं ना कॉपी पेस्टिंग करना है। तो कॉपी पेस्टिंग इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आपका स्किल सेट, आपका प्रोफाइल, आपका जो डोमेन नॉलेज है, उसके हिसाब से ये इंफॉर्मेशन आप इसको एडिट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो कोई ना तो एक फिक्स उसका एक फ्लो होता है, बट स्टिल थोड़ा सा वहाँ पे आप उसको एक रीडेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा जेन्युइन सोर्स जरूर रखें। बट आजकल आप देखोगे नाउअडेज बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आपको रिज्यूमे भी मिलते हैं। देयर इज दिस थिंग कॉल्ड विजुअल रिज्यूमे, ठीक है। तो विजुअल रिज्यूमे भी आजकल होते हैं जहाँ पर आपकी ग्राफिक और डिज़ाइनिंग को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए इन्फोग्राफिक फॉर्म में आप चीज़ें पुटअप करते हैं। तो विजुअल रिज्यूमे में सारी चीज़ें इन्फोग्राफिक फॉर्म में आपको वहाँ पर इजीली मिल जाती है। तो रीडेबिलिटी थोड़ा सा मुझे वहाँ पर रीड करने में एफर्ट कम देना पड़ता है, सिंस पिक्टोरियल या ग्राफिकल फॉर्म में मुझे चीज़ें समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसको मैंने एक चेन के फॉर्म में, या मैंने जस्ट टाइमलाइंस वहाँ पे देते हुए कुछ टाइमलाइन यूज़ कर लिया, ये इतने से इतने टाइम पीरियड पे ये प्रोफाइल था, इतने से इतने पे इतना। तो वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा एक उसका जो लुक है, एक लुक को भी रिच करता है, थोड़ा सा एक प्लीजेंट फील आता है। एट द सेम टाइम इंफॉर्मेशन भी क्लियरली अंडरस्टूड होती है, ठीक है। तो जब मैं उस तरह से प्रेजेंट करता हूँ इंफॉर्मेशन को, तो वो थोड़ा सा अपीलिंग भी हो जाता है, एट द सेम टाइम इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। अब जो कॉमन इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो हेड्स आपके होते हैं, उनको हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है आपका फुल नेम, सबसे टॉप में आप अपना नाम लिखते हैं, नाम के साथ साथ आप अपने प्रोफेशनल टाइटल लिख सकते हैं। लाइक आपने अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सी, ठीक है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हैं, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रखा, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं लाइक योर नेम एंड देन नीचे आप सी लिख सकते हो, तो वो आपका प्रोफेशनल टाइटल हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग अगर कोई बंदा किया हुआ है तो वो इंजीनियर लिख सकता है, ठीक है। तो दैट वे आप अपना प्रोफेशनल टाइटल लिख सकते हैं, फुल नेम, प्रोफेशनल टाइटल। उसके बाद आ जाता है आपका करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव को आप बाद में प्लेस करें, पहले आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप जस्ट अपना मोबाइल नंबर लिखें और अपना ईमेल आईडी लिखें, फिर उसके बाद आप करियर ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दें। एक शॉर्ट समरी आप चाहें तो अपना लिख सकते हैं, प्रोफेशनल समरी आप अपना, ठीक है। जो भी आपकी रिज्यूमे या सीवी में आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसको ब्रिस्क फॉर्म में आप एज समरी भी मेंशन कर सकते हैं। नहीं भी करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा हम ऐसा कह सकते हैं कि जरूरी भी नहीं है वो मेंशन करना,
नहीं भी करते हैं तो इट विल डू। फिर वर्क एक्सपीरियंस आपको लिखना है। मैंने पहले बताया वर्क एक्सपीरियंस लिखने के लिए आपके पास रूल क्या होगा कि आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। फिर एजुकेशनल डिटेल्स, जैसा कि एक्सपीरियंस के रिस्पेक्ट में हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल यूज़ करते हैं, सिमिलरली जब मैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी अपनी मेंशन करूँगा तो वहाँ पर मैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही उस चीज़ को भी मेंशन करूँगा। बिकॉज जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो लीस्ट बॉदर्ड है अबाउट व्हाट यू हैव डन ईयर्स अगो। उसको किस चीज़ से मतलब है कि रिसेंटली आपने क्या किया है। वो जो भी आपको जॉब देगा वो आपके रिसेंट आपका प्रोफाइल के बेसिस पे देगा। हाँ, करंट में आपने क्या किया हुआ है या क्या कर रहे हैं, या जस्ट रीसेंट पास्ट में आपने जो चीज़ की हुई है उसी को कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो इसलिए जब मैं एजुकेशनल डिटेल्स की भी बात करता हूँ तो लेट्स से इफ़ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट तो आप सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन का मेंशन करें। अगर आपका कंप्लीट है, ठीक है, देन आप वहाँ पे उसको ईयर ऑफ पासिंग वो लिखेंगे, ठीक है। तो उसको लाइक आप टेबुलर फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन रखना चाहें तो रख सकते हैं, आप उसको सेंटेंस फॉर्म में भी रख सकते हैं, बुलेट्स के फॉर्म में, दैट कंप्लीटेड मास्टर्स ऑफ सो एंड सो फ्रॉम सच एंड सच इंस्टीट्यूट इन द ईयर इतना, विद जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको देनी, एक तो आपने क्या कोर्स किया है, ठीक है, आपने कब वो कोर्स किया है, कहाँ से किया है, एंड देन आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे, और साथ में आप चाहो अगर आपने अच्छे वहाँ पे ग्रेड्स अचीव किए हैं तो आप अपने ग्रेड्स भी मेंशन कर सकते हैं, परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं। अगर परसेंटेज उतने अच्छे नहीं है तो आप सिंपली डिवीजन लिख सकते हैं, लाइक फर्स्ट डिवीजन से क्लियर किया, सेकंड डिवीजन से क्लियर किया, और वो भी नहीं हो तो सिर्फ आप लिख सकते हैं कंप्लीटेड या पास्ड, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और जो थोड़ा सा था, जब आप वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं तो वहाँ पर आप चाहें तो एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि आपका अवेलेबिलिटी जो है, बाय व्हाट टाइम यू विल बी अवेलेबल, क्योंकि एम्प्लॉयर कई बार उस चीज़ को ड्यू कंसिडरेशन में लेता है आपकी अवेलेबिलिटी को, ठीक है। अगर आप अभी करंट में कुछ कोर्स कर रहे हैं तो आप लिख दोगे परसुइंग है मेरा ये और ये, और इतने में जो एक्सपेक्टेड जो हमारे एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट ओवर बाय सच एंड सच टाइम पीरियड एंड विल बी अवेलेबल फ्रॉम सच एंड सच डेट, ठीक है। तो डेट्स आपको मेंशन करनी है, वो डेट्स आप वर्क एक्सपीरियंस के अगर आपको है तो जो भी आपका एट प्रेजेंट, अगर आप लेट्स से आपने ऑलरेडी आप वर्क में हैं तो आप वर्किंग एट सच एंड सच प्लेस वो तो लिखेंगे, और अगर आपने लाइक करंटली आप काम नहीं कर रहे हैं, आपने रिजाइन दे चुके हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं लाइक करंटली सर्विंग नोटिस पीरियड। तो अगर आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो तो आप वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हो, उससे क्लियर हो जाएगा आपकी अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं जो कि एक एडेड इन्फॉर्मेशन आप चाहो तो दे सकते हैं, और वो देना भी चाहिए जिससे कि क्लैरिटी रहे एम्प्लॉयर को भी, अगर वो आपको अप्रोच करता है तो उसके दिमाग में वो चीज़ क्लियर रहेगी कि आप इससे पहले या इसके बाद ही अवेलेबल हैं, ठीक है। तो रिलेवेंट स्किल्स आप लिख सकते हैं, अपने जो भी स्किल सेट हैं, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, वॉट एवर इट में भी, तो आप स्किल अपनी मेंशन करें। देन उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हुए हैं, आपके हॉबीज इंटरेस्ट जो है, सिंस वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते बट स्टिल इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इट हैज़ गॉट बियरिंग ऑन योर जॉब परफॉर्मेंस, तो इसलिए वो मेंशन अगर आप कर देते तो अच्छा है। फिर लैंग्वेजेस के प्रेफरेंसेस वो आप चाहें तो दे सकते हैं। वैसे जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप देते हो, पर्सनल प्रोफाइल लास्ट में आप चाहें तो वहाँ पर ये चीज़ दे सकते हैं, बट अगर से भी अगर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर आता है अच्छा अचीवमेंट्स, आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स अगर कुछ हैं, आपने कुछ अवार्ड्स जीते हैं, कुछ आपको प्राइजेस मिले हैं, तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपके वो एक तरह से वैलिडेशन है आपके स्किल्स का, ठीक है, आपने ये चीज़ अचीव की है, ठीक है। डिबेट कंपटीशन में हम फर्स्ट आए हैं, या हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कम्पीट किया हुआ है, हमने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो वो आपके अचीवमेंट्स ही है। लाइक स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकते हैं या किसी और चीज़ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, तो अचीवमेंट्स आप मेंशन कर दें। फिर बात आती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो अभी जैसे मैंने बात किया स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स जो है वो एक तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं आपकी, एक होगा को करिकुलर और दूसरा होगा एक्स्ट्रा करिकुलर। लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज आपके